गुड मॉर्निंग। आज हम फिर शुरू करेंगे ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हम देख रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट, जो देखे थे एक्ट के बारे में 1773 का एक्ट जो वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। और वारेन हेस्टिंग्स में हम पढ़े थे कि उसके शासन काल में सबसे पहला देखे कि उसने द्वैध शासन को समाप्त किया था। 1773 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, 1774 ईस्वी में जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ की स्थापना, 1780 ईस्वी में बंगाल गजट जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था। उसके बाद फिर देखे 1784 ईस्वी में कि विलियम जोन्स जो है, कौन? विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था ऑफ बंगाल। इस प्रकार उस समय हम देख रहे थे कि एक्ट जो था यह 1773 का एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहां तक हम देखे थे। उसके बाद फिर उसी में पढ़े थे कि रुहेला का विद्रोह भी देखे कि इसके शासन काल में, दूसरा देखे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखे, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देखे। और उसके बाद उसी के समय में हम एक और देखेंगे कि एक तरफ जो है कौन सा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, प्रथम। इसी के समय में देखेंगे एक और विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। यह 1763 से 80 तक चला था। कब से कब तक? 1763 से 80 तक। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसका संबंध जो था यह था धार्मिक मामला। धार्मिक मामला, इसमें जो टैक्स लग रहा था किस पे? तीर्थ यात्रा पे। इसी के विरोध में, इसी के कर के विरोध में यह क्या हुआ था? चला था। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। यह जो सन्यासी लोग जो थे यह शंकराचार्य के अनुयायी थे। किसका? शंकराचार्य के अनुयायी। और यह लोग जो थे गिरि संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय के थे? गिरि संप्रदाय। यह जो आंदोलन चला था उसका जो था मुख्य जो मुख्य प्रवर्तक वह था द्विज नारायण। द्विज नारायण। तो पहला इसके बारे में देखें कि इसका प्रवर्तक कौन है? द्विज नारायण। किसका अनुयायी था? शंकराचार्य का और गिरि संप्रदाय के थे। किस मामला में हुआ था यह विद्रोह? धार्मिक मामला पर, जो तीर्थ यात्रा पर कर लग रहा था उसी पर यह विद्रोह हुआ था। और इसी में देखेंगे कि यह सन्यासी विद्रोह के बारे में जो हम पढ़े, यह विद्रोह किस उपन्यास में चर्चा है? तो उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ। और इस उपन्यास को लिखा कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसका जो है आनंद मठ का इसका जो प्रकाशन 1882 में हुआ। कब? 1882 ईस्वी में। यह बंगाली भाषा में था। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। अभी हम किसको देख रहे हैं? आनंद मठ के बारे में।
यह किस भाषा में है? बंगाली भाषा में है। और इसी आनंद मठ का जो है एक और नाम हम पढ़ेंगे कि इसी को बोला जाता है इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसको स्वाधीनता संग्राम का जीवन वृत्त भी बोला जाता है। स्वाधीनता संग्राम का जीवन वृत्त मठ, स्वाधीनता संग्राम का जीवन वृत्त। अभी तक जब पढ़ेंगे वर्तमान में तो इस आनंद मठ का जो है 4 बार संशोधन हो चुका है। इसमें पुस्तक में 4 बार, कितना बार संशोधन हुआ है? 4 बार। और एक और देखेंगे इसका मुख्य जो है, ऐसे उसका अलग वीडियो हम बनाएंगे, एक राष्ट्रीय गीत और एक राष्ट्रीय गान का। फिलहाल कुछ देख लेते हैं आनंद मठ के बारे में कि राष्ट्रीय गीत जो आज हमारा है, राष्ट्रीय गीत इसी आनंद मठ से लिया गया है। किससे? आनंद मठ पुस्तक से। इसी से राष्ट्रीय गीत, जिसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत है कौन सा? वंदे मातरम। इसको गाने में देखेंगे कि 65 सेकेंड का समय लगता है। कितना सेकेंड का? 65 सेकेंड का। और इसी का जो है राष्ट्रीय गीत का इसका अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष, ये भी बंगाल के हैं, अरविंद घोष। यह आनंद मठ पुस्तक जो है बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी यह भी बंगाली है और अरविंद घोष भी कहाँ का है? बंगाल का। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। और यह जब देखेंगे कि 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन जब देखेंगे, जिस समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, तो उसी 1905 की कार्यकारिणी, कांग्रेस की कार्यकारिणी जब बैठक हुआ था, उसी में क्या हुआ था कि इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था। राष्ट्रीय गीत का दर्जा, किसका दर्जा? राष्ट्रीय गीत का दर्जा। कब? 1905 का कांग्रेस के अधिवेशन में इसको मिला था। और जिस समय बंगाल में बंगाल विभाजन हुआ, उस समय एक आंदोलन चला था, बंग भंग आंदोलन। और इसमें प्रमुख नारा जो है यही बना था, वंदे मातरम। कौन सा नारा? वंदे मातरम। इसका हम अलग जिस समय वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे। फिलहाल इसको देखना है किसको? कि एक्ट के बारे में। तो एक चीज और ध्यान देंगे कि कल हमारे वीडियो पर एक कमेंट आया था कि सर वीडियो जो है ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, और उसके बाद लिखा हुआ था सॉरी। तो आप सब जो है सॉरी मत लिखिए, बताया कीजिए कि कहाँ जो है साउंड का प्रॉब्लम है, या फिर वीडियो का प्रॉब्लम है, या कहीं क्वेश्चन में उसका प्रॉब्लम है, उसको लिखा कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें भी यह क्या हो पता चले। लेकिन वीडियो जब भी आप लोग देखिए तो 360p और नहीं तो 440p पर, कम से कम 360p पर देखिए, उस पे आपको क्लीन दिखेगा। और कमेंट में लिखिए जो भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में या और कुछ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उसको क्या कर सकें, सुधार कर सकें। बार बार हम उसको देखते हैं और बहुत ही लाइक करते हैं जो इस प्रकार का हमें कमेंट करते हैं। तो और उसके बाद वीडियो जब आप लोग देखते हैं तो हर वीडियो को आप 2 बार देखिए। एक बार जो है कहानी मात्र उसको देखिए, और कहानी को सिर्फ समझना है कि उस समय शासक कौन था, क्या हो रहा था, नई नई क्या घटनाएं उस समय घटी, कौन सा विद्रोह हुआ, उसको कहानी के मात्र में देखना है। और दूसरे बार जो है जब देखिए तो एक बगल में नोट्स रखिए और उसका नोट्स बनाइए,
और उसके बाद अगर आपके पास अवेलेबल है प्रीवियस क्वेश्चन, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, बीएसएससी का हो, या फिर एसएससी सीजीएल का हो, जो भी आपके पास बिहार पुलिस, किसी भी स्टेट का पुलिस, तो उसको क्या है कि देखकर क्वेश्चन को मिलाइए और देखिए कि क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन को समाहित किया हुआ हर एग्जाम के लिए। तो इसको बारीकी से आप देखिए और अच्छा से उसको पढ़िए, रीड कीजिए, शुरू से एक नोट्स बनाना तैयार कीजिए और वहां पे क्वेश्चन मार्किंग कीजिए कि क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, जैसे यही बताए कि राष्ट्रीय गीत किससे लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है, कौन लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो एक क्वेश्चन इसको बनाइए। और ऐसे भी लोग जानते हैं कि खामोशी के साथ जब तैयारी कीजिएगा, खामोशी के साथ जब पढ़िएगा, तो वक्त आने पर वही जो है सफलता शोर मचा देगी। तो आप धीरे आराम से पढ़िए, खामोश होकर पढ़िए, तैयारी कीजिए। जब एग्जाम आएगा, रिजल्ट आएगा, तो वही सफलता क्या होती है, शोर मचा देती है। लोग तैयारी कीजिए। इसके बाद फिर हम इसका अलग वीडियो बनेगा कि चलते हैं कहाँ पे, तो एक्ट के बारे में देख रहे थे कि एक्ट जो है, और उसके बाद आया था कौन सा, 1784 में एक आया था पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट। तो हम एक साथ जो है कि दोनों को लेकर चलते हैं कि एक तरफ आपको उस समय कौन सी घटना हुई, कौन सा विद्रोह हुआ, उसको लेकर चलते हैं, और एक तरफ उस समय कौन सा उस एक्ट आया और उस एक्ट किसके शासन काल में आया था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1773 में देखे थे कि जो बंगाल का गवर्नर पढ़ रहे थे उसका नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो देखे कि द्वैध शासन को भी क्या किया गया था कि इस समय द्वैध शासन को समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में। उसके बाद देखिए अभी सन्यासी विद्रोह, और उसी के समय में एक और देखेंगे चुआर विद्रोह। दूसरा कौन, चुआर विद्रोह। यह विद्रोह जो है बंगाल बिहार, उस समय जो है यह बंगाल जो हम पढ़ते हैं तो बंगाल बिहार उड़ीसा उस समय सब एक ही साथ था। 1766 से 72 के बीच में हुआ था बंगाल। इसका कारण क्या था, इसका कारण था कि हम लोग पढ़े थे कि 1770 में बंगाल में अकाल आया था और उस समय वहां काफी भूखमरी की क्या हो गई थी, समस्या हो गई थी, जिस कारण से यह विद्रोह हुआ। उसके बाद फिर हम तीसरा देखेंगे फकीर विद्रोह। यह जो विद्रोह है 1776-77 में, यह क्या था कि घुमक्कर मुसलमान, यह घुमक्कर मुसलमान फकीरों का विद्रोह था। फकीरों का क्या था कि विद्रोह था। ये लोग क्या कर रहे थे कि जितना भी जमींदार, जितना भी किसान है, सबसे पैसा लेकर के यह विद्रोह कर रहे थे। इसका जो नेता का नाम याद रखेंगे, इसका फकीर विद्रोह जिसमें हुआ था, उसका मुख्य नेता था मजनू शाह, मजनू शाह। तो इस समय की घटनाएं को हम देखें कि इसके वारेन हेस्टिंग्स के समय कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। इससे पहले में क्वेश्चन भी बताए थे, और इसके बाद जो हम देखते हैं कि उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स क्या हुआ था, इस्तीफा दे दिया था और इंग्लैंड चला गया था। इंग्लैंड जाने के बाद क्या हुआ था कि उस पे जो है आरोप लग गया था, और 1795 में पढ़े कि उसको जो है आरोप से मुक्त किया गया था, महाभियोग हटा लिया गया था। और उसी समय जिस समय चला जाता है, उस समय उसके जगह पर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है सर जॉन मैकफर्सन को। मैकफर्सन को, लेकिन यह वहां के परिषद के द्वारा नियुक्त नहीं था, यह वो अस्थायी
यह क्या था कि वो अस्थाई था। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक? 1786 से 1793 ईस्वी में। अब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनेगा? बंगाल का जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखेंगे इसके काल में, तो इस समय तक तो द्वैत शासन समाप्त ही हो गया था। और इसी के समय एक अधिनियम आया था 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम क्वेश्चन पूछता है कि उस समय बंगाल, जिस समय 1786 का अधिनियम आया था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें जो आया था अधिनियम, तो इसमें क्या हुआ था कि विशेष परिस्थिति में ही गवर्नर जनरल जो है परिषद के नियमों को काट सकता है और उस जगह अपनी नियम बना सकता है। किस समय? विशेष परिस्थिति पड़ने पर ही। और दूसरा क्या हुआ, एक तो हो गया अधिनियम में कि विशेष परिस्थिति पर, उसके बाद दूसरा क्या किया कि गवर्नर जनरल को जो है पूरे जो है सेनापति का प्रधान बना दिया। सेनापति का प्रधान। और अब जब यहां से देखेंगे कि जिस समय बंगाल में यानी 1757 जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय से 1857 की क्रांति तक, कि इस समय अंग्रेज जो है कंपनी जो है सबसे अधिक जो है राजस्व पर ध्यान दिया है, और उसमें भी भूमि राजस्व पर, क्योंकि 1770 में अकाल पड़ा है। तो सबसे अधिक जोर, सबसे अधिक उसको लाभ टैक्स किससे मिलेगा? किसानों से, भूमि पर, उपज से। तो इसी पर इसका एक देखेंगे कि भू राजस्व। कौन सा? भू राजस्व। इसने क्या किया था कि एक फार्मिंग सिस्टम, कौन सा सिस्टम? फार्मिंग सिस्टम। इसी को बोला जाता है इजारेदारी प्रथा। यह कब आया था? 1793। इसमें क्या होता था कि इजारेदारी प्रथा में क्या होता था कि जो जितना अधिक बोली लगाता था, यानी जमींदार जो है कर देने के लिए जो जमींदार सबसे अधिक बोली लगाता था, उसी को पूरे भूमि जो है दे दिया जाता। वह टैक्स वसूल कर क्या करता था? गवर्नर जनरल को पहुंचाता था। और इसी में पढ़ेंगे कि दूसरा पढ़ेंगे कि 1793 में ही अस्थाई, सब एक ही नाम है, अस्थाई बंदोबस्त। यह किसके लिए लगा था? यह जो है मुख्य रूप से जमींदारों के लिए, क्योंकि टैक्स कौन देता? जमींदार। किससे वसूल कर? किसानों से वसूल कर। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि काफी, इसमें 11/10, 10/11 किसको देना पड़ता था? गवर्नर को, यानी कंपनी को, और 1/11 वो अपने पास रखता। तो इसमें क्या हुआ था कि सबसे अधिक अस्थाई बंदोबस्त में किसानों को हानि पहुंचा। किसानों को क्या हुआ कि यह तो अस्थाई कर दिया गया, कभी अकाल आ जा रहा था तो कभी कुछ, कभी फसल नहीं उपज रहा था, फिर भी किसानों को क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। और इसी में क्या होता था कि जमीन का नीलामी कर लेता था, उसको अपने पास रख लेता था। इसमें निश्चित समय में, अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि निश्चित समय में और एक निश्चित कर जो है वह किसको पहुंचाना होता था? कंपनी को। इसके बाद जब देखेंगे कि यही अस्थाई बंदोबस्त जो है यह कौन लाया था, इसका नियम कौन बनाया था? सर जॉन शोर।
यही जो है अस्थाई बंदोबस्त लाया था। किसके काल में? तो यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यह जो है अस्थाई बंदोबस्त उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास सब में क्या हुआ था कि 1793 ईस्वी में लागू हो गया था। क्या हो गया था? लागू हो गया था। और क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको 2-3 नाम देता है कि जैसे अस्थाई बंदोबस्त, एक और इसी का नाम लिखेगा कि एक तो हो गया इजारेदारी और एक और देखेंगे इस्तमरारी। एक बार पूछा है यूपीपीसीएस में इस्तमरारी, वो भी इसी का नाम है, इस्तमरारी प्रथा। एक इसका देखिए। और अब आगे देखते हैं कि इसने कार्य क्या क्या उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है कि अपने शासन काल में क्या क्या किया। तो सबसे पहला एक काम देखेंगे कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त देख लिए, फार्मिंग सिस्टम को देख लिए, और उसके बाद देखेंगे कि एक कॉर्नवालिस कोड, ये अपने समय में क्या लाया था कि कॉर्नवालिस कोड लाया था। यह क्या होता था कि यह शक्तियों का पृथक्करण था। यह क्या था कि शक्तियों का, यानी शक्तियों का बंटवारा कर देना। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि शक्ति का पृथक्करण क्या हुआ है, पढ़ते हैं संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ये सब शक्ति का ही है। तो इसमें देखते हैं 1793 में कॉर्नवालिस कोड, यह क्या था कि यह शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण यानी बांट देना। शक्ति को 2 भागों में क्या किया था कि यह बांट दिया था। एक तो था दीवानी और दूसरा क्या किया? न्यायिक। यानी एक दीवानी मामला को देखने के लिए अलग और न्यायिक मामला को देखने के लिए अलग। अभी भी देखते हैं कि जब कोर्ट में जाते हैं तो एक दीवानी, फौजदारी, न्यायिक मामला के लिए सबका क्या है कि अलग अलग शक्ति बांटा हुआ है। इसने क्या किया था कि एक और कार्य किया था कि जब प्रशासनिक में देखेंगे कि जिला में जो है, जिला में एक थाना बनवाया, एक थाना। अभी देखते हैं हम लोग ब्लॉक में, हर ब्लॉक में थाना है। उस समय यह जिला में थाना बनवाया और उसमें एक दरोगा का क्या किया था कि बहाली किया था। और एक और कार्य किया जो कि भारतीयों के लिए यह भी आगे चलकर कि विद्रोह कारण बनेगा, जो डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा कोई भी पद नहीं मिलता था। किसको? भारतीय। यानी जितना भी ऊंचा पद था वह कौन ले रहा था? अंग्रेज। लेकिन डिप्टी कलेक्टर से नीचे का पद जो था वही भारतीयों को मिल रहा था। इसके बाद क्या किया था कि वो सेना के वेतन में वृद्धि, एक तरफ सेना के वेतन में वृद्धि किया, लेकिन एक तरफ क्या किया कि उस समय जमींदार को भी अपने अनुसार पुलिस को, सेना को रखने का अधिकार था अपनी सुरक्षा के लिए। उसको यह क्या किया? छीन लिया। यानी जमींदार से क्या किया? प्रशासन को छीन लिया। यह कौन किया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद देखेंगे कि इसका जो है, इसमें एक ही नाम को क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्या होता है कि पलट करके क्वेश्चन जो है दे देता है। तो इसमें से सबसे अधिक क्वेश्चन लॉर्ड कॉर्नवालिस में निकलता है कि अस्थाई बंदोबस्त। इसको ध्यान में रखेंगे कि एक तो हो गया अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा न्याय संहिता, तीसरा भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन, फिर प्रशासनिक सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक,
ये सब क्या है, ये जितना भी लिखा हुआ ये सब प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, न्याय संहिता किसने लागू किया, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और फिर देखेंगे कि 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी में गाजीपुर में इसका क्या हो जाता है, गाजीपुर में मृत्यु। और यहीं पे इसका जो है इसको दफना दिया जाता है और यही गाजीपुर में क्या है इसका कब्र। यह भी क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस में 1991 में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र जो है कहाँ है, तो यह गाजीपुर में पड़ता है। और एक और क्वेश्चन यहां से निकलता है कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल है जिसका जो है कब्र या जिसको दफनाया गया है भारत में, कोई भी यहाँ मृत्यु नहीं हुआ है और किसी को यहाँ दफनाया नहीं गया है। प्रथम जो है गवर्नर जिसको कहाँ भारत में ही दफनाया गया है। फिर इसके बाद तो इस प्रकार हम देखे हैं और इसके समय में हम एक इसको नोट्स कर लीजिएगा या इसके शूट ले लीजिए। फिर इसके समय में एक और देखते हैं कि इसके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उस समय शासक कौन था, मराठा शासक टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह कब हुआ था, 1789 से 92 ईस्वी में। इस समय कौन था, टीपू सुल्तान। और यही टीपू सुल्तान क्या हुआ था कि युद्ध में वीर गति की प्राप्ति, मारा गया। और इसके बाद जो यहां पर हुआ था क्या हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि। पट्टनम की संधि, इसको भी हम देखें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो 1789 से 92 टीपू सुल्तान के समय हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की उसमें क्या हुई थी, अंत में संधि हुई थी। वीडियो को पूरा वीडियो को देखें, जितने भी प्रश्न निकलते हैं प्रश्न को निकालें, नोट्स बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।